दुबई के एक महंगे और भीड़भाड़ वाले इलाके में रात हमेशा की तरह रोशनी से चमक रही थी। सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी थी, गाड़ियां गुजर रही थीं और माहौल बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच अचानक एक आदमी अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश करता नजर आया। उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम हमलावर नहीं था। वह बेहद ठंडे दिमाग से फैसला लेने वाला कातिल था, जिसकी बंदूक अब अपना काम कर चुकी थी। गोलियां चल चुकी थीं और सामने खड़ा आदमी बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर चुका था। इसके बावजूद हमलावर रुका नहीं। उसे यकीन चाहिए था कि उसका निशाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए। सड़क पर खड़े कई लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि सामने पड़ा इंसान अब सांस नहीं ले रहा, तब वह बिल्कुल शांत तरीके से वहां से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर उस हमले में इतनी नफरत क्यों थी? कातिल को यह यकीन करने की जरूरत क्यों पड़ी कि उसका शिकार पूरी तरह खत्म हो चुका है? भीड़ में खड़े एक शख्स ने धीमी आवाज में कहा, इतनी बेरहमी आखिर क्यों? अगर इस सवाल का जवाब तलाशना हो तो कहानी को पीछे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क पर पड़ा वह आदमी कोई मासूम शिकार नहीं था। वह खुद कभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का ऐसा नाम था जिसे लोगों की तकलीफ देखकर फर्क नहीं पड़ता था। कहा जाता है कि जब वह अपनी AK-47 से गोलियां चलाता था तो अक्सर तब तक वहीं खड़ा रहता जब तक सामने वाला दम नहीं तोड़ देता। रहम उसके शब्दकोश में शायद कभी था ही नहीं, लेकिन उस रात हालात बदल चुके थे। जो कभी दूसरों का पीछा करता था, वही अब खुद निशाने पर आ चुका था। यह कहानी है डी कंपनी के सबसे खतरनाक शूटरों में गिने जाने वाले सुनील सावंत की, जिसे अंडरवर्ल्ड में लोग सौतिया या सुलेमान के नाम से जानते थे। एक ऐसा आदमी जिसने अपने हाथों से कई जिंदगियां खत्म की, लेकिन आखिरकार उसकी अपनी जिंदगी भी हिंसा के उसी चक्र में खत्म हो गई। कुछ अपराधी कहानियां इसी तरह खत्म होती हैं, जहां कभी शिकारी रहा इंसान ही एक दिन शिकार बन जाता है। अगर आपको ऐसी असली क्राइम कहानियां गहराई से समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत मुंबई के गिरगांव इलाके की तंग गलियों से होती है, जहां कुछ किशोर लड़के अक्सर छोटी मोटी शरारतों में शामिल रहते थे। शुरुआत में मोहल्ले के लोग इसे बच्चों की साधारण हरकतें समझकर नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन उसी समूह में एक लड़का ऐसा भी था जो बाकी सबसे ज्यादा चालाक, तेज और आगे रहने वाला था। समय बीतने के साथ साथ इन लड़कों की हरकतें बदलने लगीं। जो चीजें पहले सिर्फ शरारत लगती थीं, वही धीरे धीरे हिंसा और दबदबे में बदलने लगी। मारपीट, झगड़े और इलाके में डर पैदा करना उनकी पहचान बनने लगा। जब ये लड़के 15-16 साल की उम्र में पहुंचे, तब तक उन्होंने गिरगांव में अपना छोटा सा गैंग बना लिया था। दुकानदारों से जबरन पैसे लेना, विरोध करने वालों को धमकाना और जरूरत पड़ने पर मारपीट करना अब इनके रोज के काम का हिस्सा बन चुका था। इस पूरे गैंग का नेतृत्व वही तेज दिमाग लड़का कर रहा था, सुनील सावंत। धीरे धीरे गिरगांव के लोगों के बीच उसका नाम डर के साथ लिया जाने लगा। लेकिन असली टकराव तब शुरू हुआ जब इलाके में पहले से सक्रिय एक और ताकतवर गैंग उसके सामने खड़ी हो गई। इस गैंग का नेता था भाऊ मराठे। वह सिर्फ एक स्थानीय गुंडा नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई शिवसेना से जुड़ा एक प्रभावशाली नेता भी था। इस वजह से उसे ताकत, पैसा और कई बार पुलिस का अप्रत्यक्ष सहारा भी मिलता था। अब गिरगांव में दो गैंग आमने सामने थे, और जैसा अक्सर होता है, एक ही इलाके में दो ताकतवर गिरोह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। भाऊ मराठे और सुनील सावंत के बीच कई बार टकराव हुआ। लगभग हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा। भाऊ की ताकत ज्यादा भारी पड़ती और सुनील को पीछे हटना पड़ता, लेकिन हर हार के साथ सुनील के अंदर गुस्सा और गहरा होता जा रहा था। वह अब किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था जिससे यह टकराव हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। फिर एक दिन वह मौका आ ही गया। गिरगांव में दोनों आमने सामने खड़े थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था और आसपास के लोगों को साफ महसूस हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भाऊ अपने पुराने रौब के साथ सामने खड़ा था। जैसे हर बार की तरह इस बार भी सुनील को झुकना पड़ेगा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। सुनील ने शांत आवाज में कहा, हर बार मुझे ही झुकना पड़ेगा क्या? भाऊ ने हंसते हुए जवाब दिया, तू मुझसे टक्कर लेगा? बस इतना सुनना था कि सुनील का गुस्सा फट पड़ा। उसने अचानक चाकू निकाला और सीधे भाऊ मराठे पर हमला कर दिया। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
और हमला तब तक जारी रहा जब तक भाऊ मराठे जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत नहीं हो गया। उस दिन गिरगांव की गलियों में एक नई सच्चाई फैल चुकी थी। अब सुनील सावंत सिर्फ एक बदमाश लड़का नहीं रहा था। उसी घटना ने उसे अपराध की दुनिया में एक नए और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी अभी आगे खुलने वाली थी। मुंबई पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान सुनील सावंत को पकड़ लिया और उसे सीधे लॉकअप में डाल दिया गया। गिरफ्तारी उसके लिए अचानक जरूर थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसका बॉस रामा नायक जल्दी ही कुछ इंतजाम कर देगा। उसे लगता था कि वकील आएगा, जमानत होगी और वह कुछ ही समय में बाहर आ जाएगा। लेकिन दिन गुजरते गए और बाहर से कोई हलचल दिखाई नहीं दी। ना कोई वकील आया, ना रामा नायक का कोई आदमी। जिस इंसान के लिए सौत्या हर जोखिम उठाने को तैयार रहता था, वही अब मुश्किल वक्त में बिल्कुल खामोश था। इसी बीच यह खबर दुबई तक पहुंच गई। दाऊद इब्राहिम को जैसे ही पता चला कि सुनील सावंत पुलिस की हिरासत में है और रामा नायक उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, उसने तुरंत दखल देने का फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगी शरद शेट्टी को साफ निर्देश दिया कि किसी भी हालत में सुनील सावंत को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। शरद शेट्टी ने तुरंत काम शुरू किया और करीब 1 घंटे के भीतर ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। थोड़ी देर बाद लॉकअप का दरवाजा खुला और सुनील सावंत बाहर आ गया। बाहर निकलते ही शरद शेट्टी ने उसे सिर्फ एक बात कही, जमानत का इंतजाम दाऊद भाई ने कराया है। यह सुनकर सुनील कुछ पल तक चुप रहा। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूम रही थी। एक तरफ रामा नायक का व्यवहार था, जिसने उसे मुश्किल में छोड़ दिया था। दूसरी तरफ दाऊद था, जिसने बिना किसी शर्त के उसे बाहर निकलवा दिया। इस घटना ने उसके अंदर की सोच बदल दी। यहीं से सुनील सावंत का झुकाव दाऊद की तरफ बढ़ने लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह रामा नायक के लिए काम नहीं करेगा। जल्द ही वह दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क में शामिल हो गया। डी कंपनी में शामिल होने के बाद उसकी मुलाकात अनिल परब से हुई। दोनों की पृष्ठभूमि में एक समानता थी। दोनों महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से थे। दिलचस्प बात यह थी कि दाऊद इब्राहिम का पारिवारिक संबंध भी उसी क्षेत्र से जुड़ा था। यही कारण था कि डी कंपनी में महाराष्ट्र से जुड़े कई लड़के सक्रिय थे, जबकि दूसरी तरफ पठान गैंग में मुख्य रूप से उत्तर भारत से आए पठान मुसलमानों का दबदबा था। दाऊद अपने नए आदमी की वफादारी और क्षमता को परखना चाहता था, इसलिए उसने सुनील सावंत और अनिल परब को एक जोखिम भरा काम सौंपा। उन्हें सीधे पठान गैंग के प्रभाव वाले इलाके में जाकर हमला करना था। यह सिर्फ एक टारगेट किलिंग नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड में ताकत का सीधा संदेश देने की कोशिश थी। कुछ ही समय बाद नागपाड़ा इलाके में दिनदहाड़े हमला हुआ। पठान गैंग के करीबी माने जाने वाले छेनू और पप्पू को गोली मार दी गई। यह वही इलाका था जहां बाहरी गैंग के लोग कदम रखने से भी कतराते थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमलावर बिना किसी रुकावट के निकल गए। इस घटना के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हलचल मच गई। पहली बार ऐसा हुआ था कि करीम लाला के नेटवर्क से जुड़े लोगों को उनके ही इलाके में निशाना बनाया गया था। इस हमले का सीधा संदेश था कि शहर में डी कंपनी अब खुलकर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन के बाद सुनील सावंत और अनिल परब का नाम तेजी से फैलने लगा। पहले ये दोनों अंडरवर्ल्ड के लिए लगभग अनजान चेहरे थे, लेकिन अब उन्हें दाऊद के भरोसेमंद शूटर के रूप में देखा जाने लगा। दूसरी तरफ करीम लाला के गैंग में गुस्सा बढ़ चुका था। उनके करीबी लोगों की हत्या ने पूरे नेटवर्क को सक्रिय कर दिया। बदले की तैयारी शुरू हो गई थी। अब अंडरवर्ल्ड में 2 बड़े धड़े साफ दिखाई देने लगे। एक तरफ दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और दूसरी तरफ करीम लाला के नेतृत्व वाला पठान गैंग। इसी बीच पुलिस भी सक्रिय हो गई। नागपाड़ा शूटआउट की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुकी थी। जांच एजेंसियां अब हमलावरों की पहचान और उनके नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे सुनील सावंत और अनिल परब के नाम भी जांच के दायरे में आने लगे। अंडरवर्ल्ड में बढ़ते तनाव के बीच एक और विवाद सामने आया। जोगेश्वरी इलाके में एक जमीन के टुकड़े को लेकर रामा नायक और शरद शेट्टी के बीच टकराव शुरू हो गया। एक बिल्डर ने पहले उस जमीन को खाली कराने का काम रामा नायक को दिया था। बाद में उसी मामले में शरद शेट्टी भी शामिल हो गया और बिल्डर को अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी जानकारी सीधे दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई। उसने दोनों को दुबई बुलाया। वहां बैठकर उसने दोनों पक्षों की बात सुनी और आखिर में फैसला सुनाया कि रामा नायक को इस प्रोजेक्ट से दूर रहना होगा। उस समय रामा नायक ने फैसला मान लिया
लेकिन मुंबई लौटने के बाद उसने फिर से उसी जमीन के मामले में दखल देना शुरू कर दिया। यह सीधे सीधे दाऊद के आदेश को नजरअंदाज करने जैसा था। शरद शेट्टी को जब यह जानकारी मिली तो उसने इसे दाऊद की सत्ता को खुली चुनौती के रूप में देखा। यही वह मोड़ था जब डी कंपनी के अंदर पहली बड़ी दरार दिखाई देने लगी। रामानायक अब दाऊद के खेमे से अलग होता जा रहा था, जबकि सुनील सावंत ने साफ तौर पर दाऊद के साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद मुंबई में गैंगवार का दौर तेज हो गया। दाऊद ने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया और सुनील सावंत को छोटा राजन के साथ काम करने के निर्देश दिए। छोटा राजन उस समय मुंबई में डी कंपनी के ऑपरेशनों को संभाल रहा था। अब शहर में लगातार हमले होने लगे। रामानायक से जुड़े लोगों और डी कंपनी के विरोधियों को एक एक कर निशाना बनाया जाने लगा। इन ऑपरेशनों में सुनील सावंत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही थी। समय के साथ उसका नाम अंडरवर्ल्ड में एक खतरनाक शूटर के रूप में फैल गया। कहा जाता था कि वह अपने टारगेट पर हमला करने के बाद तुरंत भागता नहीं था। कई बार वह वहीं खड़ा रहकर यह सुनिश्चित करता था कि सामने वाला जिंदा न बचे। इसी दौर में डी कंपनी और अरुण गवली गैंग के बीच भी टकराव बढ़ गया। मुंबई के अलग अलग इलाकों में दोनों गैंग के बीच संघर्ष होने लगे। इस माहौल में सुनील सावंत का प्रभाव और बढ़ गया। डी कंपनी के अंदर भी उसकी पहचान मजबूत होती जा रही थी। लेकिन यही बात छोटा राजन को परेशान करने लगी। उसे लगने लगा कि अगर सुनील सावंत का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो भविष्य में वह खुद उसके लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए उसने अपने भरोसेमंद लड़कों की एक नई टीम तैयार करनी शुरू की। इसके बावजूद कोई भी आदमी सुनील सावंत जितना आक्रामक और निडर साबित नहीं हो पाया। इसी दौरान सुनील की मुलाकात सुभाष सिंह ठाकुर से हुई। दोनों ने मिलकर कई ऑपरेशन अंजाम दिए और मुंबई में उनका डर और फैल गया। हालांकि उसकी जिंदगी सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थी। वह अपने प्रभाव और पैसों का इस्तेमाल निजी जिंदगी में भी खुलकर करता था। शराब और महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण भी बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान उसकी नजर अपने ही जानने वाले पप्पी की पत्नी नीता पर पड़ी। नीता अपने पति के प्रति वफादार थी, लेकिन सुनील सावंत ने उसे पाने का मन बना लिया। उस समय पप्पी जेल में बंद था और जमानत नहीं मिल पा रही थी। सुनील ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसकी बेल करवा दी। जेल से बाहर आने के बाद पप्पी और सुनील कई बार साथ बैठे। इसी दौरान सुनील ने योजना बनाई। एक रात शराब की महफिल के दौरान पप्पी को इतनी ज्यादा शराब पिलाई गई कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद नीता तक यह खबर पहुंचाई गई कि उसके पति को अरुण गवली के लोगों ने मार दिया है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से नीता पूरी तरह टूट गई। इसी स्थिति में सुनील सावंत उसके करीब आया और धीरे धीरे उसने उसे अपने साथ रहने के लिए तैयार कर लिया। समय के साथ डी कंपनी के अंदर सुनील सावंत का प्रभाव इतना बढ़ गया कि छोटा राजन खुद को असहज महसूस करने लगा। इसी दौरान मुंबई में एक और घटना ने हालात को और जटिल बना दिया। शिवसेना से जुड़े थापा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया गया कि छोटा राजन के लोगों ने उससे पैसे की मांग की थी और इनकार मिलने के बाद उसे गोली मार दी गई। इस हत्या की खबर तेजी से फैली और डी कंपनी के अंदर भी इसे लेकर नाराजगी दिखाई दी। दाऊद इब्राहिम इस घटना से खुश नहीं था। धीरे धीरे उसने छोटा राजन को अलग थलग करना शुरू कर दिया। इसी दौरान सुनील सावंत ने सुभाष सिंह ठाकुर के साथ मिलकर उन 3 लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने थापा की हत्या की थी और उन्हें भी मार दिया गया। इन घटनाओं के बीच सुनील सावंत की मुलाकात हनीफ नाम के व्यक्ति से हुई। हनीफ डी कंपनी में सक्रिय था और दोनों के बीच जल्दी ही नजदीकी बढ़ गई। एक दिन हनीफ ने उसे अपने घर खाने पर बुलाया। वहीं उसकी मुलाकात हनीफ की बहन रजिया से हुई। पहली मुलाकात के बाद ही सुनील सावंत उसके प्रति आकर्षित हो गया। कुछ समय बाद उसने हनीफ से साफ कहा कि वह रजिया से शादी करना चाहता है। हनीफ ने जवाब दिया कि अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा। सुनील सावंत ने बिना ज्यादा देर लगाए यह शर्त मान ली। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर सुलेमान रख लिया और रजिया से शादी कर ली। इसी दौर में उसकी पहचान अंडरवर्ल्ड में सुनील सावंत से ज्यादा सुलेमान या सौत्या के नाम से होने लगी और वह डी कंपनी के ऑपरेशनों में लगातार सक्रिय बना रहा। सौत्या को लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के फैसले खुद तय कर लिए हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि नीता इस स्थिति को चुपचाप स्वीकार करने वाली नहीं है। काफी समय तक उसके साथ रहने के बाद जब सौत्या ने रजिया से शादी कर ली और अपना नया जीवन शुरू कर दिया तो नीता के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया। नीता ने सौत्या से सीधे सवाल किए। उसने उससे जवाब मांगा कि आखिर उसके साथ ऐसा व्यवहार
क्यों किया गया। लेकिन उस समय तक सौत्या का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह नीता को अपनी जिंदगी से अलग करना चाहता था। उसने नीता को नीचा दिखाने की कोशिश की और यह जताया कि उसके पास अब कोई अधिकार नहीं बचा है। लेकिन यह फैसला उसके लिए भारी पड़ने वाला था। नीता ने चुप रहने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसकी सौत्या ने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने पुलिस के सामने जाकर सौत्या के कई राज उजागर कर दिए। जिन अपराधों और गतिविधियों को अब तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया तक सीमित समझा जा रहा था, उनकी जानकारी धीरे धीरे पुलिस तक पहुंचने लगी। इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस का ध्यान सीधे सौत्या पर आ गया। जांच एजेंसियां उसके पीछे सक्रिय हो गईं। सौत्या को जल्द ही यह समझ आ गया कि अब शहर में रुकना उसके लिए खतरनाक है। अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो लंबी जेल या एनकाउंटर दोनों की संभावना थी। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के दुश्मन भी मौका तलाश रहे थे। इसी दबाव के बीच उसने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और दुबई चला गया। वहां पहुंचने के बाद उसने डी कंपनी के एक और प्रभावशाली सदस्य छोटा शकील के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसका मुख्य लक्ष्य बदल चुका था। उसका ध्यान सीधे छोटा राजन पर था। छोटा शकील के साथ मिलकर उसने छोटा राजन को खत्म करने की योजना बनाई। यह एक बड़ी साजिश थी, लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही इसकी जानकारी छोटा राजन तक पहुंच गई। सही समय पर खबर मिल जाने के कारण छोटा राजन उस हमले से बच निकला। यह घटना सौत्या के लिए एक झटका थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं चल रही। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में असफल कोशिशें अक्सर और बड़े टकराव को जन्म देती हैं। अब छोटा राजन ने भी फैसला कर लिया कि इस संघर्ष को खत्म करना जरूरी है। अगस्त 1995 में छोटा राजन ने अपने भरोसेमंद शूटरों को दुबई भेजा। इस टीम में श्याम सुंदर बाबू और गुरु जैसे लोग शामिल थे। उनका उद्देश्य साफ था, सौत्या को ढूंढकर खत्म करना। उधर दुबई में सौत्या अपने नेटवर्क के लोगों से संपर्क में था। वहीं उसकी मुलाकात शरद शेट्टी से हुई, जो उस समय तक दुबई में एक स्थापित कारोबारी बन चुका था। कभी मुंबई में वसूली से जुड़े रहे शरद शेट्टी ने अब होटल इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ बना ली थी। उसके पास रीगल और रीजेंट पैलेस जैसे बड़े होटल थे और वह रामी ग्रुप ऑफ होटल्स से भी जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अनिल परब ने भी दुबई में अपना कारोबार खड़ा कर लिया था। उसने एक स्थानीय शेख के साथ मिलकर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन शुरू की थी और वहां एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन इसी दौरान छोटा राजन के लोग दुबई पहुंच चुके थे। वे कई दिनों से सौत्या की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने उसकी दिनचर्या और आने जाने के रास्तों की जानकारी जुटा ली। दुबई में रहते हुए सौत्या की जीवन शैली बदल गई थी। मुंबई में वह हमेशा हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ चलता था, लेकिन यहां वह कई बार बिना सुरक्षा के भी बाहर निकल जाता था। यही लापरवाही बाद में उसके लिए घातक साबित हुई। उसका ड्राइवर शंकर नेपाली आमतौर पर उसके साथ रहता था और सुरक्षा का भी ध्यान रखता था। लेकिन जिस दिन हमला हुआ उस दिन परिस्थितियां अलग थीं। सौत्या उस समय दुबई में स्थायी रूप से बसने की योजना बना रहा था। वह नई प्रॉपर्टी की तलाश में था और इसी सिलसिले में एक दिन दोपहर के समय वह एक जगह देखने के लिए निकला। करीब 3:30 पर उसकी कार दुबई के तूफान होटल के पास आकर रुकी। उसे भूख लगी थी और उसने वहीं रुककर खाना खाने का फैसला किया। जैसे ही वह होटल की ओर बढ़ा, उसका ड्राइवर शंकर नेपाली गाड़ी पार्क करने के लिए आगे निकल गया। उसी समय उसकी नजर सामने खड़े 3 लोगों पर पड़ी। वे थे श्याम सुंदर बाबू, गुरु और पांड्या। उनके हाथों में हथियार देखकर सौत्या को तुरंत स्थिति समझ में आ गई। उसे एहसास हो गया कि हमला उसी पर होने वाला है। कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगी। एक गोली उसके हाथ में लगी। होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। स्टाफ और ग्राहकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन घायल होने के बावजूद सौत्या वहां रुका नहीं। वह होटल से बाहर निकलकर सड़क की तरफ भागने लगा। इसी बीच शंकर नेपाली भी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन हमलावरों की गोलियों ने उसे भी गिरा दिया। अब सौत्या अकेला था और अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रहा था। पीछे से हमलावरों की कार उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते वह एक दीवार के पास रुक गया। उसने मुड़कर अपने पीछा करने वालों को देखा और गुस्से में उन्हें ललकारने लगा। उस समय तक उसके पास कोई हथियार नहीं था। हमलावरों को यह बात समझ में आ चुकी थी। पांड्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने अपनी गन निकाली और नजदीक से सौत्या पर कई गोलियां चला दी। सौत्या वहीं गिर पड़ा, लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। पांड्या ने गुस्से में चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो चुका था। अंडरवर्ल्ड का एक खतरनाक शूटर दुबई की सड़क पर मारा गया। जिस हिंसा से उसने अपना नाम बनाया था, आखिरकार
उसी हिंसा ने उसका अंत भी तय किया। एक शिकारी आखिरकार शिकार बन गया। इस घटना के बाद दुबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अंडरवर्ल्ड के कई नेटवर्क फिर से चर्चा में आ गए। यह हत्या सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं थी, बल्कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चल रहे लंबे संघर्ष का एक और अध्याय थी। अब सवाल यह उठता है, क्या सौत्या की हत्या ने वास्तव में उस संघर्ष को खत्म किया, या फिर इससे अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी और गहरी हो गई? अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम कहानियों का विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।